वाराणसी पहुंच गई हैं। प्रियंका वाड्रा के साथ न्याय रैली से पहले विश्वनाथ मंदिर गई, वहां पर उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद अब दुर्गा कुंड भी जाने वाली हैं, वहां पर भी दर्शन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद बाकायदा वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगी, रैली में भी शामिल होंगी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन यूपी की शुरुआत प्रियंका वाड्रा ने किया, एक तरीके से गाड़ी में सवार होकर पहुंची सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए और उसके बाद दुर्गा कुंड जाएंगी, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। और यह बताया जा रहा है कि जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी प्रियंका गांधी की मुलाकात होगी और आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर क्या होनी चाहिए उस पर चिंतन और मंथन भी मुमकिन है। तो प्रियंका गांधी, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी जब विश्वनाथ मंदिर पहुंची उस वक्त उन्होंने पूजा अर्चना किया और अब वो दुर्गा कुंड के लिए निकल चुकी हैं। और अब देखिए खास पेशकश वारदात। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नशे का नाश करने के लिए पैदा की गई एनसीबी पर अब खुद ही नशीले इल्जाम लग रहे हैं। इल्जाम यह है कि नशीले धुएं के इस पार और नशीले धुएं के उस पार एनसीबी का चेहरा अलग अलग है। इल्जाम तो यह भी है कि खुद एनसीबी गवाहों और मुखबिरों को तैयार करती है और फिर फर्जी छापे डालती है। इन इल्जामों की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एनसीबी पहली बार खुद सामने आकर सफाई दे रही है। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है, उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। नाम जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है। शनिवार दोपहर बाद का वक्त था। साउथ मुंबई के एनसीबी के इस दफ्तर के बाहर अचानक हलचल तेज हो जाती है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह, मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के अफसर अचानक कैमरे के सामने आते हैं। जी नहीं, न तो एनसीबी को किसी ड्रग्स केस का कोई बड़ा खुलासा करना था, न ही किसी बड़ी गिरफ्तारी की खबर देनी थी, बल्कि एनसीबी के इतिहास में शायद ये पहला मौका था जब एनसीबी को खुद पर लगे इल्जाम की सफाई देने के लिए इस तरह पूरी टीम के साथ सामने आना पड़ा। सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी को इस तरह अपनी सफाई के लिए मीडिया बुलानी पड़ी? क्या एनसीबी ने क्रूज पार्टी जांच में कोई गड़बड़ी की? क्या एनसीबी ने आर्यन खान को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार किया? क्या एनसीबी ने किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के इशारे पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? और क्या एनसीबी ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जरूरी नियम और कानून के साथ खिलवाड़ किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एनसीबी पर वो कौन सा संगीन इल्जाम लगा जिसकी वजह से उसे इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीबी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी कहते हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पर कहते हैं। तो एनसीबी को इस ईमानदारी का बखान क्यों करना पड़ रहा है, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल शनिवार को ही एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिन के अंदर दूसरी बार एनसीबी पर क्रूज पार्टी की रेड और आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कई गंभीर इल्जाम लगाए। पहले एक एक कर नवाब मलिक के इन इल्जामों को सुन लीजिए। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ
और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। पहला व्यक्ति ऋषभ सचदेवा, जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, इन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में, जो केपी गोसावी है, जो कि फराज खाना पुलिस स्टेशन से फरार है, वो 2 जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस। एक मुनमुन के केस में, एक आर्यन के केस में, और 2 पंचनामा में उसके 2 एड्रेस अलग अलग लिखे हुए हैं। एक थाना का एड्रेस है, एक नवी मुंबई का एड्रेस है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक का ये कहना है कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने 8 नहीं बल्कि 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन फिर इनमें से 3 लोगों को छोड़ दिया। छोड़े गए इन 3 लोगों के नाम नवाब मलिक ने बताए भी, ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। नवाब मलिक की माने तो ऋषभ सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज के साले हैं। नवाब मलिक ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिन गवाहों की गवाही पर क्रूज पर छापे मारे गए उनमें से मनीष भानुशाली और केवी गोसावी पहले से ही एनसीबी और समीर वानखेड़े के संपर्क में थे। इनमें से मनीष भानुशाली बीजेपी का कार्यकर्ता है। नवाब मलिक ने बाकायदा मांग की कि समीर वानखेड़े के मोबाइल की जांच होनी चाहिए। कॉल डिटेल से इन दोनों गवाहों और समीर वानखेड़े का रिश्ता साफ हो जाएगा। जिन 3 लोगों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ा गया, उसे लेकर नवाब मलिक ने यह भी कहा कि उनके रिश्तेदार भी 2 अक्टूबर की रात एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। उन्हें दफ्तर के अंदर किस हैसियत से आने दिया गया? गवाह महज गवाह भर होता है, मगर मनीष भानुशाली और केवी गोसावी जिस तरह एनसीबी के दफ्तर आ और जा रहे थे, जिस तरह आर्यन के साथ सेल्फी ले रहे थे, वो सब कुछ एनसीबी की मर्जी से हो रहा था। ऐसा क्यों? नवाब मलिक के इन इल्जामों के कुछ घंटे बाद ही एनसीबी के दफ्तर के बाहर एनसीबी के आला अफसर अपनी सफाई देने के लिए मीडिया से रूबरू हुए। तो नवाब मलिक की तरह ही पहले एनसीबी की सफाई सुनी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना
मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। जितने भी लोग यहां पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम में दर्ज है। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है। और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एनसीबी ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो एनसीबी के मुताबिक 2 अक्टूबर की रात उसने 11 नहीं बल्कि 14 लोगों को हिरासत में लिया था और 3 नहीं बल्कि 6 को छोड़ दिया। हालांकि जांच का हवाला देते हुए एनसीबी ने उन 6 नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जबकि इनमें से 3 नाम का खुलासा तो नवाब मलिक कुछ घंटे पहले ही कर चुके थे। अब सवाल यह है कि जब इल्जाम गले तक है तो फिर एनसीबी उन 6 नामों को छुपा क्यों रही? क्या इन 6 नामों का ताल्लुक ऊंचे रसूखदार या राजनीतिक घराने से है? सवाल यह भी है कि हिरासत में लेने के कुछ देर बाद ही इन्हें क्यों छोड़ दिया गया? क्या इतनी जल्दी जांच पूरी हो गई थी? और अगर ये सचमुच बेकसूर थे तो फिर क्रूज से इन 6 लोगों को बाकी 8 लोगों के साथ एनसीबी दफ्तर लाया ही क्यों गया? अब बात गवाहों की। एनसीबी के मुताबिक क्रूज पर होने वाले ड्रग्स पार्टी से जुड़े कुल 9 गवाह थे। इनमें से किसी भी गवाह को एनसीबी 2 अक्टूबर से पहले नहीं जानती थी, यहाँ तक कि मनीष भानुशाली और केवी गोसावी को भी नहीं। लेकिन जब एनसीबी से पूछा गया कि इन दोनों के साथ एनसीबी 2 अक्टूबर से काफी पहले से संपर्क में थी, तब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अचानक ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि फिलहाल वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ सकता है। एनसीबी खुद को बचाने के लिए बार बार ये दलील देती रही कि अगर उसका केस फर्जी होता तो अदालत आरोपियों को न पुलिस हिरासत देती और न ही न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजती। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम में दर्ज है। हालांकि एनसीबी ये भूल गई कि 54 ग्राम ड्रग्स के मामले में भी अदालत अक्सर आरोपियों को पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेज देती है। एनसीबी पर जो सबसे संगीन इल्जाम लगा वो ये कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, फिर भी उसे गिरफ्तार किया गया सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। वैसे रिमांड रिपोर्ट और पंचनामे में खुद एनसीबी ने भी माना है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन साथ ही एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन ड्रग्स लेते हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है और ये सवाल अदालत में आर्यन के वकील सतीश गैस दे, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, और सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे। ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने एश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज्यादा के पीपीएज हैं और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशंस बना के रखेंगे, ये हमने कहा दिया। तो ये
क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल SMS भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फोन करें और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन गेल ने एक मैसेज भेज दिया और इसने मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। अब गैस का स्टेशन अगर मान लीजिए गेल नहीं भी दिया गैस, तब पर भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। NTPC का करीब 900 मेगावाट का स्टेशन स्टैंड बाय में है, जहां से पावर रिक्वेशन नहीं हुआ है। रिक्वेशन हुआ है गुरदीप? नहीं हुआ है ना, दादरी नहीं हुआ। अब चालू है, रिक्वेशन नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे स्टैंड बाय में स्टेशन हैं, वहां से पावर रिक्वेशन नहीं हुआ। तो ये साहब ये लोगों को गैर जिम्मेदाराना न हरकत करनी चाहिए और न इस प्रकार का ये पैनिक क्रिएट करना चाहिए। लेकिन सर, दिल्ली के अलावा देश भर में जितने देश भर के मैं देश भर की भी बात बताता हूं। देश भर की स्थिति यह है, मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है। वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरैली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं प्रहलाद जोशी जी से रेगुलर टच में हूं, अगले 1-2 दिन में फिर हम लोग मिल रहे हैं और इसको हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि जो कोयले की कमी के का असर जो कई पावर जनरेशन प्लांट्स पे पड़ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, ये कहावत है कि रामायण हो गई, फिर पूछ रहे। हमने कहा जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमको बता दो, हमारे सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बता दो। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब से जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। आप ये आपको जितना चाहिए पावर आप रिक्वेशन कीजिए, वो पावर मिलेगा एक एक करके। उसको जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी आपको है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है। सर सुनिए जरा, सुनिए, लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। तो ऊर्जा मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जिस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, चिट्ठी बकायदा उन्होंने लिखी थी और यह कहा था कि बहुत कम दिन का कोयला बचा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। देश में कहीं ऐसी कोई किल्लत नहीं है, हमारे पास पूरा प्रबंध इसलिए है कि कहीं भी कोई बिजली की दिक्कत किसी भी राज्य को ना उठानी पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।